सो नाउ विल कंटिन्यू विद द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहले हमने पेनिसिलिन के बारे में सब अच्छे से देख लिया। पेनिसिलिन का एसएआर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, केमिकल डिग्रेडेशन, एवरीथिंग जो भी हमारे सिलेबस में है, इवन की हिस्टोरिकल बैक डेवलपमेंट भी देख ली। अब हम देखेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो सब सिफेलोस्पोरिन्स, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। तो हम शुरुआत करेंगे बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर से, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर है और ये यूज़ किए जाते हैं इन कॉम्बिनेशन विद पेनिसिलिन। तो पहले इसी को देख लेते हैं। तो फर्स्ट वी हैव इज बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। अब बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स का काम क्या है? बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, सबसे पहले इसका मैकेनिज्म एक्शन देखेंगे, क्योंकि इसका मैकेनिज्म एक्शन डिफरेंट है बाकी सिफेलोस्पोरिन बाकी सबका वही है, दैट इज सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है? अब जो हमारा बैक्टीरिया है, जब हम देते हैं एंटीबायोटिक्स हमने दी, तो बैक्टीरिया क्या करता है? बीटा लैक्टमेज एंजाइम सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से बीटा लैक्टम रिंग टूट जाती है। अब बीटा लैक्टम रिंग टूट जाएगी तो एंटीबायोटिक्स का एक्शन कम हो जाएगा। तो यानी हुआ क्या? जो बैक्टीरियल ग्रोथ थी वो बढ़ी, मतलब बैक्टीरिया को ये पॉजिटिव काम कर रहा है। कौन? ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम, जो खुद बैक्टीरिया ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब हमारा काम क्या है? हम क्या करते हैं? हम इनहिबिटर्स देते हैं, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। अब ये क्या करते हैं? ये बीटा लैक्टम जो इंजाइम है उसके ऊपर बाइंड करेंगे। जब उसके ऊपर बाइंड करेंगे तो बीटा लैक्टम रिंग टूटेगी नहीं, यानी जो भी हमने एंटीबायोटिक्स दी हैं वो एंटीबायोटिक्स का काम होगा। यानी ये जो बैक्टीरिया था इसका काम था कि उस एंटीबायोटिक्स को ये ख़त्म करे, जो हमने एंटीबायोटिक्स दी है उसका काम ना होने दे। बट हमने क्या किया? हमने बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स दिए जो सिर्फ इस बीटा लैक्टमेज एंजाइम के साथ चिपक जाएंगे ताकि एंटीबायोटिक्स का काम हो। समझ में आया? ताकि वो बीटा लैक्टम रिंग को ना तोड़े। तो यानी ये एंटीबायोटिक्स के एक्शन को बढ़ाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने कलर अलग अलग रखा। तो एंटीबायोटिक्स के एक्शन को कौन बढ़ा रहा है? ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। इसमें हमारे पास 3 है जो हमने पढ़ने हैं यहाँ पे। क्लेवुलोनिक एसिड, सेल्वेक्टम एंड टाजोवेक्टम। अब हमने पेनिसिलिन पेनिसिलिन पढ़ा। अब पेनिसिलिन में जब हम पेनिसिलिन देते हैं ना, तो बैक्टीरिया हमारा जो है वो बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है ताकि वो उसको इनएक्टिवेट कर सके। ठीक है, तो जब हम एम्फीसिलिन या अमोक्सिसिलिन देते हैं तो इसकी वजह से जो एंटीबायोटिक एक्शन है वो कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? ये जो हमारे 3 हैं, क्लेवुलोनिक एसिड, सल्फेक्टेंट, टाइज़ोवेक्टम, इनमें से एक उसके कॉम्बिनेशन में देते हैं एमोक्सिसिलिन या एम्फीसिलिन के। एमोक्सिसिलिन और एम्फीसिलिन क्या है? पेनिसिलिन के टाइप्स है। जब हम उसके कॉम्बिनेशन में देंगे तो उसका एक्शन बढ़ जाएगा, तो एंटीबायोटिक एक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो एंटीबैक्टीरियल एक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स का काम है। तो देख लीजिए इसके स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहला है क्लेवुलोनिक एसिड, क्लेवु। ठीक है, ClAVU, क्लेवुलोनिक एसिड। स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल, एक बीटा लैक्टम रिंग बनानी है, ये है। बस यहाँ पे सल्फर की जगह ऑक्सीजन यूज़ करना है। अगर सल्फर की जगह ऑक्सीजन यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सेम COH ग्रुप ही रहेगा। यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड O ग्रुप रहेगा। यहाँ पे कुछ भी हमारा ग्रुप नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा। वो क्या है हमारा? यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं, याद है ना? अब यहाँ पे हम डबल बॉन्ड से CH जोड़ देंगे, जो आगे जुड़ा होगा CH2OH के साथ। तो मैं यहाँ पे अलग पेन से लिख रहा हूँ ताकि पता रहे कि ये अलग ग्रुप है CH2OH के साथ। ठीक है, तो ये हमारा क्लेवुलोनिक एसिड है। ये हम किसके कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं? तो क्लेवुलोनिक एसिड प्लस
अमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन क्या है? सिंथेटिक पेनिसिलिन। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हम बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर को यूज़ करते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेम ही है, बस यहाँ पे सल्फर जो ऑक्सीजन है और यहाँ पे ये वाला ग्रुप गायब है, उसकी जगह पे यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, अगले दो स्ट्रक्चर है हमारे पास सल्बेक्टम एंड टासोबेक्टम। इनका भी सिंपल स्ट्रक्चर है, वही सल्फर, वही बीटा लैक्टम रिंग, यहाँ पे आ जाएगा COOH, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी सेम है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो मस्ट ही है। ठीक है, यहाँ पर भी इनका ये वाला ग्रुप गायब होगा। यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं, सेम यहाँ पे भी 2 CH3 ग्रुप होंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे इस सल्फर के पास सल्फोक्साइड है ये। ठीक है, हमें पता था एसिड स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, तो बस ये वही कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, सेम सिमिलर यहाँ पे भी एस डबल बॉन्ड हो, बस यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, दूसरा CH3 के दूसरा है, डेट इज CH2 के बाद CH3 के साथ एक ग्रुप जुड़ा है, ट्राया अजोल, यानी नाइट्रोजन जो जुड़ा है आगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायाजोल के साथ जुड़ा हुआ है, दिस इज टासोबैक्टम। अब ये दोनों हम किसके कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं? इन कॉम्बिनेशन विथ वो अमोक्सिसिलिन था, ये है हमारा एम्फिसिलिन। एम्फिसिलिन हमें पता ही है सिंथेटिक पेनिसिलिन है। ठीक है, तो ये हमारे बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स हो। अब देखते हैं सिफेलोस्पोरिन्स के बारे में। तो हमारा जो थर्ड टाइप है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में, डेट इज सिफेलोस्पोरिन्स। अब सिफेलोस्पोरिन में क्लासिफिकेशन भी है, तो उसकी क्लासिफिकेशन थोड़ा लास्ट में देखेंगे। इसमें हमने 3 ही स्ट्रक्चर देखने हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है। उससे पहले हम इसका देख लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर और इसका SCR। ठीक है, बाकी इसमें थोड़े थोड़े मेन पॉइंट्स देखेंगे। तो बीटा लैक्टम है, तो बीटा लैक्टम तो उसमें आएगा ही, दैट इज हमारी बीटा लैक्टम रिंग, नाइट्रोजन, हमारा C डबल बॉन्ड O। ठीक है, हमारी बीटा लैक्टम हो गई। देन इसमें वहाँ पे हमारी 5 मेंबर्ड थायाजोलिडीन रिंग थी, यहाँ पे हमारी 6 मेंबर्ड होगी, दैट इज यहाँ पे हमारा सल्फर कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हमारा सेकंड पोजीशन पे COH ग्रुप था, यहाँ पे भी COH ग्रुप होगा, बस यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाता है। तो ये इस रिंग का नाम क्या बन जाएगा? थाया अस थाया अस इन। इन क्यों बना? क्योंकि 6 मेंबर रिंग है, ओल बनता अगर 5 मेंबर रिंग होती। तो थाया अस इन, लेकिन यहाँ पर हमारा एक ही डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डाईहाइड्रो, दिस इज डाईहाइड्रो थायाजीन रिंग। थाया यानी सल्फर, अज यानी नाइट्रोजन, इन यानी 6 मेंबर रिंग, तो डाईहाइड्रोथायाजाइन रिंग है। और दूसरी कौन सी है? बीटा लैक्टम। अब यहाँ पे सेक्शन मॉडिफिकेशन क्या हुआ? यहाँ पर जो हमारा डबल बॉन्ड के बाद है, यहाँ पर एक R1 ग्रुप है, और यहाँ पर सिमिलर वो जो हमारा मेन था NH के बाद C डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पे R2 ग्रुप। अब यहाँ पे R1 और R ग्रुप, जो R2 ग्रुप है, ये डिसाइड करेंगे कि हमारी एक्टिविटी कैसी होने वाली है। ठीक है, तो अब यहाँ पर SCR देखते हैं, R1 और R2 पता चल गया, यही एक्टिविटी डिसाइड करेंगे क्या होने वाली है। तो अब हमारे यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स हैं। एक तो ये R1, ये R2 और ये NH। यहाँ पे इस NH के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना है।
ठीक है, और इस सल्फ़र के ऊपर भी। तो ये सल्फ़र सबसे पहले अगर सल्फ़ोक्साइड आयन होगा, अगर यहाँ पे 3 में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अगर सल्फ़ोक्साइड जोड़ दूँगा तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन से सब्स्टिट्यूट कर दिया तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी। बस याद रखना ऑक्सीजन से सब्स्टिट्यूट किया तो, क्योंकि हमने देखा वहाँ पे क्लेवुलोनिक एसिड में ऑक्सीजन हमने डाला था, तो वो बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर की तरह काम कर रहा था ना, बस वही है। और तीसरा हमारा यहाँ पे अगर मैंने मिथाइल ग्रुप डाल दिया तो केमिकल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, एक्टिविटी नहीं बढ़ती। क्या बढ़ती है? केमिकल स्टेबिलिटी। मतलब ये स्टेबल हो जाता है, केमिकली डिग्रेड जल्दी नहीं होता अगर यहाँ पे मैं मिथाइल ग्रुप लगा दूँ तो। ठीक है, यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए है, यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए। दिस इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, दिस इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, दिस इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। और यहाँ पर जो COOH ग्रुप है, यहाँ की भी बात हो रही है, तो COH ग्रुप में अगर मैं ईस्टर ग्रुप जोड़ता हूँ, याद रखना है बायो अवेलेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो अगर बायो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो हम इस ड्रग को ओरली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर बायो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो हम इस ड्रग को ओरली यूज़ कर सकेंगे। आई एम सो सॉरी। ठीक है, इसकी नंबरिंग वो हम आगे देखते हैं। अभी कौन कौन सा ग्रुप हमने देख लिया? सल्फर, ये COH ग्रुप, और ये बाकी सब कहाँ कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है। R1 ग्रुप, R2 ग्रुप और NH के ग्रुप के बारे में देखते हैं आगे। तो अब ये नेक्स्ट कह रहा है जो R1 है, अगर R1 पे मतलब अब मैं एसिटॉक्सी ग्रुप जोड़ दूँ या फिर मिथाइल ग्रुप जोड़ दूँ या फिर मिथाइल ग्रुप जोड़ दूँ तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा अगर यहाँ पे मैं CH3Cl जोड़ दूँ तो ये ओरली इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल जैसे यहाँ पे COH में मैंने बोला था, अगर यहाँ पे एस्टर जोड़ दो तो बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, तो क्योंकि वो प्रोड्रग बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर वापस लिख देता हूँ, क्या बोला मैंने, अगर मैं एस्टर से सब्स्टिट्यूट करूँगा तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो एक प्रोड्रग बन गया। प्रोड्रग क्या होते हैं? जो इनएक्टिव हो जाते हैं, बट जैसे ही वो हमारे ब्लड में जाएंगे या फिर कॉन्टैक्ट में आएंगे बॉडी के टिश्यू के, या फिर कहीं पे जहाँ पे उसने एक्शन दिखाना है, तो वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए इसको भी हम ऑरली यूज़ कर सकते हैं। और इसका थर्ड पार्ट, अगर मैं कोई एरोमेटिक थायोल्स यूज़ करता हूँ, कोई भी हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप यूज़ करता हूँ, एरोमेटिक या फिर हेट्रोसाइकल्स यूज़ करता हूँ, हेट्रोसाइकल्स बट शुड बी 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड नहीं। और यहाँ पे जैसे मैंने थायोल यूज़ किया तो ये भी एक्टिविटी बढ़ाते हैं। ठीक है, दैन इस NH2 के बारे में और R2 के बारे में। इस R2 के बारे में तो दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है। एक, यहाँ पे हम जो है हेट्रोसाइकल्स जोड़ते हैं या फिर फिनाइल ग्रुप जोड़ते हैं, तो जैसे हमारा थायोफीन हो गया, टेट्राजोल हो गया, मेन हम हेट्रोसाइकल जब जोड़ेंगे, कौन कौन सा? थायोफीन, टेट्राजोल, तो हमारी एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, रही बात इस NH की, तो NH पे अगर हम इस H की जगह N के साथ OR जोड़ते हैं, पहला। दूसरा, अगर इस N की हम एसाइलेशन करवाते हैं, एसाइलेशन यानी यहाँ पे एसाइल ग्रुप जोड़ेंगे। ठीक है, N के साथ वो सी डबल बॉन्ड हो, उस तरीके से, तो हमारी एक्टिविटी बढ़ जाती है इन दोनों में, एसाइलेशन में, या फिर H की जगह OR रिप्लेस करेंगे तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी। एसाइलेशन ऑफ दिस नाइट्रोजन, और यहाँ पर हमने रिप्लेसमेंट की है क्या? NH से NCR बना दिया, NOR, मतलब कोई भी एसिटॉक्सी हो गया, अल्कोक्सी ग्रुप जोड़ देंगे तो एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा SAR। तो अब जो हमारी साइक्लोस्पोरिन है उसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं।
SAR देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया बेसिक। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे साइक्लोस्पोरिन 4 तरह के, एक है हमारे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है वो हमारी ग्राम पॉजिटिव के लिए थोड़ी सी ज़्यादा काम कर रही थी और कुछ ग्राम नेगेटिव के लिए। जो सेकंड जनरेशन थोड़ी सी अपडेट हुई वो ग्राम नेगेटिव के ऊपर ज़्यादा काम करने लगी, मतलब वो ग्राम नेगेटिव के लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो गई। दैन हम थर्ड जनरेशन की बात करें तो ये थोड़ी सी इससे ज़्यादा मोर इफेक्टिव हो गई, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ वाली थी वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों पे इफेक्टिव हो गई। प्लस ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम को भी रेसिस्टेंट थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसे हम देख सकते हैं कि ये हमारा नैरो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। बीच में जैसे फर्स्ट जनरेशन वाले सिर्फ पॉजिटिव को ही कर रहे थे, दैन सेकंड वाले की जो एक्टिविटी पॉजिटिव की तरफ थी वो वीक हो गई, वो नेगेटिव को ज़्यादा वो करने लगे। दैन थर्ड जनरेशन वाले की थोड़ी नेगेटिव की तरफ और ज़्यादा हो गई। अब बस इसके कुछ ड्रग्स के नाम हैं जो याद तो करने पड़ेंगे। जैसे हम यूज़ करते हैं सिफाड्रॉक्सिल, दो ही बताऊँगा, सिफाड्रॉक्सिल और दूसरा हमारा सिफालैक्सिन, क्योंकि ये भी लॉन्ग में आ सकता है। एक तो हमारा पेनिसिलिन 10 नंबर में आ सकता है और सिफालोस्पोरिन। तो पेनिसिलिन पे ज़्यादा ध्यान देना, ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर से मतलब पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है। दैन जो हमारा सेकेंड जनरेशन है इसमें हम यूज़ करते हैं सिफैक्टर, सेफ्प्रोजिल और सिफोएक्सिटिन, सब में सेफ ही है। दैन थर्ड जनरेशन में हमारे हैं सिफिक्साइन और सेफोटेक्साइन, सेफिक्साइन एंड सेफोटेक्स। और लास्ट में हमारा सेफीपाइन एंड सेफीपाइरोम। अब ये थोड़े से नाम मैंने ज़्यादा दिए क्योंकि ये जो हमारा सेफोक्सिटिन, सेफोटेक्साइन, सेफीपाइरोम, ये सब हम पेरेंटली यूज़ करते हैं, बाकी सब हम ओरली यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं पेरेंटली। ओके, तो हमने इसको जनरेशन वाइज क्यों रखा, क्योंकि थोड़े थोड़े अपग्रेड होते रहे। बस याद रखना ये ग्राम पॉजिटिव को थोड़ा दे रहा था और ग्राम नेगेटिव थोड़ा था वीक था, और ये थोड़ा सा इसका अपडेट होता गया आगे आगे चलते चलते, ठीक है। और ये मैंने 3 नाम इसलिए दे दिए, दो, ताकि ये जो एक एग्जांपल है ये पेरेंटल की है, ठीक है। अब जो हमें इसके स्ट्रक्चर देखने हैं वो 3 ही देखने हैं, ईजी है, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट जनरेशन ही देखेंगे, सिफाट्रॉक्सिल। सबसे पहले तो हमारा मेन स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। यहाँ पे सल्फर 6 मेंबर्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारा COOH, यहाँ पे कोई R ग्रुप आएगा, तो हम देखेंगे कौन सा आने वाला है, उसी के बेसिस उसका नाम होगा। दैन यहाँ पे हमारा NH के साथ C डबल बॉन्ड O और एक दूसरा R ग्रुप आएगा, और यहाँ पे तो हमारा डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे क्या सिंपल जो हम रखते थे, इस CH2 के साथ बेंजीन होती थी तो बन जाता है पेनिसिलियम B, और अगर यहाँ पे हम NH2 जोड़कर बेंजीन बनाते थे तो बन जाता है अमोक्सिसिलिन एंड नेफिसिलिन। तो बस ये उसका ही पार्ट है। तो अब यहाँ पर या तो OH होगा या फिर H होगा। तो ये मैंने मान लिया अगर OH है तो यहाँ पर R जो है वो CH3 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं CH3 लिख सकता हूँ। तो ये मेरा हो गया स्ट्रक्चर सेफाड्रॉक्सिल। तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल एमोक्सिसिलिन की तरह है, ठीक है। ऑक्सिल आया ना तो बस यहाँ से आ रखना सेफाड्रॉक्सिल, तो OH आएगा बस। अब जो दूसरा है सेफालेक्सिन वो बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे OH नहीं आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, कुछ इस तरीके से हमारा बेंजीन रिंग जो जुड़ा है CH2 NH2 के साथ, डबल बॉन्ड O NH, सेम बीटा इलेक्ट्रॉन रिंग, नाइट्रोजन
डबल बॉन्ड O, सल्फर 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे COH ग्रुप, ये डबल बॉन्ड और ये CH3। इसका नाम क्या है? सिफालेक्सिन। ठीक है। अब जो सिफेलोस्पोरिन है वो याद रखना, यहाँ पे ये जो हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द स्फेलोस्पोरियम। मतलब कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम इसको ऑब्टेन करते हैं? सिफेलोस्पोरम एक्रीमोनियम। ठीक है, ये हो गया इसके 2 स्ट्रक्चर। बस यहाँ से आना ऑक्स, ऑक्स मतलब यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। तो ये इसका सेम बेसिक स्ट्रक्चर पहले के जैसा ही। ठीक है, अब बस यहाँ पे CH3 था, उस CH3 के साथ मतलब यहाँ पे CH2 आ जाएगा, उसके साथ सल्फर जुड़ जाएगा। और यहाँ पे जो CH2 था वो सीधा N के साथ मतलब वो सीधा N बन जाएगा वहाँ पे। और यू कैन से यहाँ पे भी CH2 के साथ N जुड़ जाएगा, जो N क्या बना देगा आगे? टेट्राजोल। 1 2 3 4, ये हमारा हो गया टेट्राजोल। ठीक है, इस तरफ इस सल्फर के साथ हमारा थायाडायाजोल बन जाएगा। थाया, 2 नाइट्रोजन, अगेन सल्फर के साथ तो नहीं होगा, जिस विथ से, और यहाँ पे CH3। तो हमने देखा था स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में ही, जब यहाँ पे हमारे टेट्राजोल वगैरह बन जाते हैं, जब यहाँ पे हमारे टेट्राजोल हेट्रोसाइकल्स बन जाते हैं, तो हमारा जो कंपाउंड है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बन जाता है, और इसका नाम है सेफाजोलिन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना, और ये हम यूज़ करते हैं पेरेंटरली। ठीक है, ये हो गया इसका SAR मैकेनिकल रिएक्शन, बिल्कुल सेम रहेगा जैसे वो सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करता था, तो सेम एज पेनिसिलिन। ये भी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को बाइंड करते हैं और उसको तोड़ फोड़ करते हैं, मतलब वही सेल लिसिस हो जाती है, क्योंकि हमारा सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं हो पाती। ठीक है, ऐसे आप देख लिया, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देख लिया। अभी देख लेते हैं इसका केमिकल डिग्रेडेशन यानी मेटाबॉलिज्म। अब केमिकल डिग्रेडेशन में क्या आ जाएगा? सिंपल जो उसका स्ट्रक्चर है वो बना लेंगे जैसे हमने पहले बनाया था पेनिसिलिन में। सल्फर, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज COOH ग्रुप, यहाँ हमारा डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हमारा R1 ग्रुप था। ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH, देन C डबल बॉन्ड O और देन R2 ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले एंजाइम की बात कर रहा है ये, वही अमाइडेज या फिर असाइलेज बोलो। असाइलेज, अब असाइलेज क्या करेगा? वही अमाइडेज की तरह ये NH2 को कन्वर्ट कर देगा, बाकी पूरा का पूरा सेम रहेगा। तो ये हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, बाकी पूरा सेम रहेगा, बस यहाँ पे ये वाला ग्रुप गायब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे NH2 आ गया। दूसरा, या तो हम इसको अल्कलिन पीएच में डालें या बेसिक पीएच में डालें। ठीक है, तो उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे अगर बीटा लैक्टमेज एंजाइम काम करता है तो वो क्या करता है? वो सिंपल बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ देगा। ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम आया, तो उसने क्या किया? सिंपल यहाँ से इसको तोड़ दिया, तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा COOH, बिल्कुल जैसे बन रहा था, यहाँ पे NH, बाकी सिमिलर, क्योंकि उसको 2 घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि हाँ, तो यहाँ पे हमारा जो R1 ग्रुप है वो ऐसा का वैसा ही रहेगा,
बाकी यहाँ पे भी सिमिलर रहेगा, बस वो कहाँ पे अटैक करेगा, बीटा लैक्टम रिंग को, उसको तोड़ देगा। दूसरा, अगर मैं इसमें H प्लस और वाटर डालता हूँ, और तीसरा बोलता है कि इसमें H प्लस H3O प्लस आयन डालता हूँ, तो क्या होगा, वही बीटा लैक्टम रिंग टूटेगी। ठीक है, तो पहले इसमें देख लेते हैं, इसमें बीटा लैक्टम रिंग यहाँ से टूट गई, यहाँ से, तो होगा क्या, COH NH यहाँ पे CH2 लग जाता है। ठीक है, मतलब जो भी हमारा ग्रुप होगा वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे, बाकी यहाँ पे सेम ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना क्या होता है, यहाँ पे जो ये वाला ग्रुप है ना, ये वाली रिंग, यहाँ पे एक और रिंग बन जाती है। क्या होता है, ये R1 ग्रुप यहाँ से रिमूव होता है, यहाँ पे आ जाता है OH। ठीक है, तो ये वैसे मैंने मान लिया है सल्फ़र, नाइट्रोजन, तो यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O, OH, और यहाँ पे भी इस CH3 इस CH के साथ जो है हमारा CH2OH बन जाता है, CH2OH इस CH3 के साथ OH जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे CH3, या फिर यहाँ पे R ही रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर OH जुड़ गया। अब क्या होगा, यहाँ से वाटर लॉस होगा H2O, और यहाँ पे एक रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी। बाकी सब जैसा था वैसा का वैसा यहाँ पे सेम ही रहेगा, यानी और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा, तो ये हमारी रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा। बस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले क्या होता है, ये वाला जो R1 ग्रुप होता है ना, ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है, देन ये CH2OH यहाँ से रिंग फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, इस तरीके से इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। हमने इसकी क्लासिफिकेशन देख ली, इसका मैकेनिकल रिएक्शन देख लिया, इसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देख लिया, इसका केमिकल डिग्रेडेशन देख लिया। अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देख लेते हैं, उससे पहले इसकी नंबरिंग तो सल्फर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे दोनों एटम सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, कार्बन होना चाहिए, ये 6 कार्बन, क्योंकि यहाँ पे तीनों ग्रुप डिफरेंट है और एक H, और यहाँ पे तीनों ग्रुप डिफरेंट है, एक H और 6 7, तो हमारे यहाँ पे 2 कायरल कार्बन, 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट है। तो ये होगा इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। और इसके नोमेनक्लेचर के बारे में वही, ये बीटा लैक्टम रिंग, ये इसका डायहाइड्रो थायाजीन रिंग। ठीक है, और ये होगा इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री। बस ये छोटा सा चीज़ याद रखना, इसके यूजेस में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बस इसमें मोर स्पेसिफिकली बात करें तो UTIs एंड RTIs, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। उसके बाद एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, तो सेम एक ही बात होगी, हाइपर सेंसिटिविटी, डायरिया वगैरह, बट यहाँ पे ये थोड़े से ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं देन पेनिसिलिन। बाकी इसकी एडवर्स रिएक्शन क्या आ जाएगी, एक तो आ जाएगी हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, उसके बाद पेन वगैरह होना, स्किन रैशेज वगैरह सब, वो एलर्जी वगैरह सब आ जाएगा। और इसमें हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में आएगा उसमें हमारा डायरिया हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बस ये चीज़ याद रखना है, पेनिसिलिन से थोड़े से ज़्यादा टॉक्सिक है, इसलिए इसको हम सेकंड चॉइस रखते हैं। ठीक है, पेनिसिलिन पहले यूज़ करते हैं, अगर पेनिसिलिन काम नहीं कर रहे हैं इंसान पे तो हम चूज़ करेंगे सिफेलोस्पोरिन्स को। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट सिफेलोस्पोरिन्स। बस यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, ये वाला, ये यहाँ पे, ठीक है, अंडरलाइन कर रहा हूँ,
कि यहाँ पर अगर ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, यानी रिंग तो बना ही देता हूँ ऐसे, सल्फर COOH ग्रुप, यानी कुछ भी होगा आगे, मैंने मान लिया। तो ये जो हमारा ग्रुप है दैट इज़ सीफाम। और अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, मतलब अगर कोई स्ट्रक्चर आ जाए बनाने को, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। डबल बॉन्ड COOH, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो डेट इज़ सी फार्म, और यहाँ पे हो जाएगा सी फेम, ठीक है। तो स्ट्रक्चर से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने पीछे देखे थे सेफोड्रोक्सिल, सेफालेक्सिन, ठीक है, तो उसमें सी फार्म आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। ई आ रहा है, हमने ज़्यादा ई से ही देखे थे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में लिख देना कि इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट भी हो गए, यूजेस भी हो गए, ठीक है। तो सिफाइलोस्पोरिन अवर। अब लास्ट है हमारा मोनोवेक्टम्स, ठीक है। बीटा लैक्टम के अंदर हमने देख लिया ना, पेनिसिलिन देख लिया, सिफाइलोस्पोरिन देख लिया, बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर्स देख लिए। अब हमारा हो गया मोनोवेक्टम, और लास्ट है इसके बाद मतलब हमारे सिलेबस में मोनोवेक्टम ही है, मोनोवेक्टम ही पढ़ना है। कार्बापेनम्स, जिसके मैंने बोला ये नाम इसके याद रखना, वापस उसकी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मोनोवेक्टम में हमारा जो है इसमें एक ही स्ट्रक्चर है, एस्ट्रियोनाम। तो इसमें जो हमारी बीटा लैक्टम रिंग आएगी ना, वो फ्यूज नहीं आएगी, वो थोड़ी सी अलग आएगी। कैसे याद कैसे करना स्ट्रक्चर, जस्ट हमें बनाना है दो कार्बन की दोनों तरफ नाइट्रोजन, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज 2, 1 2, इस तरफ नाइट्रोजन, दो कार्बन के इधर नाइट्रोजन, एंड अब ये नाइट्रोजन जो जुड़ा होगा बीटा लैक्टम रिंग से, कैसे, इस तरीके से, ठीक है, जिस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। अब जो ये दो कार्बन है, इस तरफ नाइट्रोजन है, तो इस तरफ भी इसको नाइट्रोजन होगा, ठीक है। इस कार्बन को मैंने मानी डबल बॉन्ड, एंड और इस कार्बन को एक और हाइड्रोसाइक्लिक रिंग अटैच है, दिस इज थायाजोल, तो इसे मैंने मान दिया। तो ये मेरी है नाइट्रोजन, ये सल्फर, ठीक है। नाइट्रोजन और सल्फर के बीच में आएगा NH2 अगेन, ठीक है। तो थायाजोल पता ही है, सल्फर के आगे पीछे बॉन्ड नहीं होगा, अभी यहाँ पे दो बॉन्ड हमें देखने को मिलेंगे। सल्फर, ठीक है, ये हो गया थायाजोलिडीन रिंग, ये हो गया हमारा बीटा लैक्टम। बीटा लैक्टम के यहाँ पे भी हमारा एक आएगा CH3 ग्रुप और एक आएगा SO3H ग्रुप। थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट याद कैसे करना है, दो कार्बन के इधर एंड इस तरफ थायाजोलिडीन रिंग, इस तरफ बीटा लैक्टम रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जो N है, ये N भी जुड़ा होगा आगे हमारा इथॉक्सी ग्रुप के साथ, या फिर हम कह सकते हैं O, जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसके ऊपर तीन ग्रुप हैं, CH3 CH3 COOH। वैसे ऐसे याद रखना, इसके अंदर कौन सा ग्रुप जुड़ा है, जो यहाँ बीटा एटम के आगे हम देखते थे ना, नाइट्रोजन के इस तरफ एक कार्बन होता है, कार्बन के नीचे COOH, और यहाँ पे दो CH3, बस वही तीनों ग्रुप यहाँ पे इस कार्बन के साथ जोड़ देने हैं, बस दैट्स ऑल। और ये जो बीच वाला कार्बन है, इसके यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा H2 नाम का स्ट्रक्चर। अब इसके बारे में थोड़ा सा, तो ये है हमारा नैरो स्पेक्ट्रम शो करता है, बिल्कुल जैसे हमने देखा था सिफेलोस्पोरिन, ठीक है। वो सब भी हमारा नैरो स्पेक्ट्रम शो कर रहे थे, ग्राम नेगेटिव या फिर ग्राम पॉजिटिव। तो इसको हम यूज़ करते हैं पेरेंटरली, ठीक है। किस किस इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और याद रखना ये ग्राम नेगेटिव के लिए शो करता है,
है। जैसे कौन कौन सा है, निसेरिया, और दूसरा हम यूज़ करते हैं सीडोमोनास के अगेंस्ट। ठीक है, और इसको बनाते कैसे हैं, फर्मेंटेशन ऑफ अनयूजुअल माइक्रोऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोनोबैक्टीरियम्स के बारे में। तो इसी के साथ हमने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ख़त्म किया। अब एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। जो पेनिसिलिन है, हमने देखा था ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, फर्स्ट वाला ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट होता है। कुछ मतलब अब ज़रूरी नहीं है सिर्फ इसी के लिए, कुछ जगह पे दिखाता है, लाइक सम ऑफ द स्पीशीज़ में ग्राम नेगेटिव भी दिखाता है। लेकिन थर्ड फोर्थ जो हमारे, वो ग्राम नेगेटिव के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, फोर्थ वाला बोथ। ठीक है, मोनोबैक्टम की बात करें तो ये भी हमारा ग्राम नेगेटिव, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बाकी जितने भी कैटेगरी देखेंगे ना, अमीनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन्स, देन हमारा मैक्रोलाइट्स वगैरह, तो उसमें अगर कोई स्पेसिफिकली आता है तो वो ग्राम पॉजिटिव के लिए स्पेसिफिक होता है। ठीक है, सिर्फ यही हमारी स्पोलेपोरेंस की सेकंड और थर्ड जनरेशन वाली एंटीबायोटिक्स हैं जो ग्राम नेगेटिव के लिए स्पेसिफिकली, ग्राम नेगेटिव के लिए ही हमें इफेक्ट शो करती हैं, और मोनोबैक्टम्स। ठीक है, बाकी कार्बापिनाम्स और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स तो दोनों के लिए। ठीक है, क्योंकि बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स तो भाई दोनों एंजाइमी सीक्रेट बैक्टीरिया, दोनों तरह के बैक्टीरिया सीक्रेट कर सकते हैं ना एंजाइम, तो ये दोनों पे इफेक्ट दिखाता है, और कार्बापिनाम भी दोनों पे इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, बाकी हमने देखा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जितनी भी हैं सारी की सारी बैक्टीरिसाइडल है। ठीक है, और बस बाकी सब हमने स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप इन दोनों का अकेले से देखा, केमिकल डिग्रेडेशन देखा, एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन, देन इसके स्ट्रक्चर्स, एवरीथिंग, मैकेनिज्म एक्शन। इसका मैकेनिज्म एक्शन थोड़ा सा अलग था, तो वो भी हमने अलग से देखा। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ओके, थैंक यू सो मच।